आज हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रथम राष्ट्रवादी चिंतक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन की नींव रखी। गांधी से पूर्व यदि कोई कहा जाए, यदि कोई जेल जाने वाला प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी था तो वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो गांधी जी स्वयं बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोलते हैं कि हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि तिलक का। स्वराज के संदेश का किसी इतने आग्रह के प्रचार नहीं किया जितना कि लोकमान्य तिलक ने किया। गांधी जी ने स्वयं ये कहा है कि स्वराज का प्रचार यदि किसी ने किया तो वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक थे, ये मैंने आपसे पूर्व में कहा है। लेकिन जो 1905 में कांग्रेस की उग्र राष्ट्रवादी धारा का उदय हुआ, उस उग्र राष्ट्रवादी धारा का उदय भारत के लिए किन्हीं वैधानिक सिद्धांतों को प्राप्त करना नहीं, वरन देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक मांग उठी और वह राष्ट्रवादी जो चिंतक थे वो तिलक ही थे। उन्होंने इस संदेश को अपनी कांग्रेस से आगे बढ़ाया। उनका वरन देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है और इसका मार्ग केवल जन आंदोलन ही नहीं था। उन्होंने उस उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर लाल, बाल और पाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष कर रहे थे। इस राष्ट्रवादी चिंतक को उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का नाम दिया। उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और एक जन आंदोलन के रूप में उन्होंने परिवर्तित किया। तो ये जो मुख्य रूप से जो लाल, बाल, पाल के नाम से जाने जाते थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। उनका जीवन परिचय बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को भारत के पश्चिम तट कोंकण जिले में रत्नगिरी में हुआ था। और आज ही के दिन तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ वह धार्मिक कर्मकांड की आस्था रखता था। उसके पिता शिक्षक थे और वह संस्कृत के कांड पंडित थे। तिलक गणित के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन उन्होंने कानून का अध्ययन किया। मित्रों के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन अपने देश की नवजागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ। तो ये उनका उस समय जब वो पढ़ते थे उसी समय का उनका जो चिंतन था कि मैं अपना जीवन नवजागरण में लगाना चाहता हूँ। तो ये तिलक की एक अपनी स्वयं की जो विचारधारा थी, स्वयं की जो सोच थी, वो इस तरह से वो करना चाहते थे। तो इसी जो प्रक्रिया में तिलक ने जो कहा कि सबसे पहले कि भाई मैं अपने आप को किस तरह से देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, किस तरह से देश के लिए वो जो भी अपना कार्य कर रहे थे उस कार्य में वो अपने आप को पूर्ण रूप से लीन कर रहे थे। उनका जो मानना था कि कहीं भी किसी तरह से हम दूसरों से कम नहीं हैं। और उन्होंने अपने साथियों से मिलकर उनका जो स्कूल कॉलेज के जो साथी थे उनसे उन्होंने पूछा भी मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने एक न्यू इंग्लिश स्कूल एक स्थापना की जिसमें निर्धन और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनका मानना था कि भारत की जनता पढ़ेगी तो अपने आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, अपने अधिकारों को पहचानेगी। तो इसलिए उन्होंने इनके लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की जिसमें गरीब और अनाथ बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और देश की सेवा के लिए उन्हें तैयार किया। अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर केसरी और मराठा दो उन्होंने अखबार निकाले। केसरी उन्होंने मराठी भाषा में निकाला और जो मराठा अखबार था वो अंग्रेज़ी में निकाला ताकि वो अपने विचार लोगों तक पहुंचा सके। ये उनकी एक भावना थी इसके माध्यम से। और दूसरा उनका जो मत था कि कहीं पे भी किसी तरह से कोई भी तो तिलक ने 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। सरकार विरोध होने के बावजूद भी तिलक ने दो बार 1895 और 1897 में बम्बई में विधान परिषद के सदस्य चुने गए और विधान परिषद में उन्होंने निर्भयता हुए सरकारी रवैये की कटु आलोचना की। उनका वो कहीं किसी की उनका कि हमें किसी से दबने की कहीं ज़रूरत नहीं है, हमें अपने हक मांगना है, अपनी बात रखनी है। तो उन्होंने उनकी कटु आलोचना की। वे कहते थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान
करना नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दो उत्सव उन्होंने अपने जीवन काल में जो बम्बई में महाराष्ट्र में शुरू किए वो आज वर्तमान समय तक चल रहे हैं। गणपति उत्सव और जो शिवाजी उत्सव, जिससे आज वर्तमान समय में भी लोग उनसे प्रभावित हैं। और एक बार शिवाजी जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था कि भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए शिवाजी और बाजीराव की तरह साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। तो आपने जो आपका जो साहस था वो वास्तव में काबिल तारीफ था, देखने लायक था। आपने कहा कि केवल गुणगान करने से, केवल ब्रिटिश लोगों का जी हजूरी करने से या फिर उनका साथ देने से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता मिलेगी साहसिक कार्यों से मिलेगी और अपने साहसिक कार्यों से ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगी। और अपने महाराष्ट्र के हिंदुओं से वीरता और देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए गौ हत्या विरोधी सोसाइटी, अखाड़े, व्यायामशालाएँ खोली। उन्होंने नवयुवकों को देश के स्वतंत्रता के लिए त्याग करने की प्रेरणा दी। जो अखाड़े और जो उन्होंने जो व्यायामशालाएँ खोली, उनका उद्देश्य था कि इस देश के नवयुवकों को लड़ने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकें। तो ये मूल रूप से उनका उद्देश्य था। राजनयिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति संभवतः तिलक ही थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने जो राजनीतिक कार्यों के कारण उन्हें जेल भेजा गया। उनको जेल में उनको जाना, इनसे पूर्व जेल में जाना कलंकित समझा जाता था और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने की गौरवपूर्ण परंपरा स्थापित की। तिलक की प्रथम व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और 1908 में केसरी में प्रकाशित कुछ लेखों के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया था और 6 वर्ष के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की उन्हें सज़ा दी गई थी। तो ये जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राजनीतिक कार्यों के कारण जिन्हें सज़ा मिली, वो तिलक ही थे। और उन्होंने देश की जो स्वतंत्रता के लिए अपने अखबार में, अपने विचारों में जो स्वतंत्रता की बात रखी उन्होंने 1916 से 1918 के मध्य एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया और 21 जुलाई 1920 को बम्बई में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो वो जो कुछ समय में, कुछ हम कह सकते हैं कि थोड़े समय में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर दिए और 1908 से 1914 तक 6 वर्ष तक वो जेल में रहे, कारावास में रहे। तब उन्होंने पुस्तक लिखी, गीता रहस्य नामक एक किताब लिखी और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदांश, ये वेदांश के नाम से उन्होंने एक और पुस्तक लिखी। और एक जो 2 प्रसिद्ध ग्रंथ जो उनकी रचना थी वो थे दी ओरियन और दूसरा था वैदिक क्रोनोलॉजिकल एंड वैदिक ज्योतिष। ये भी उन्होंने अपने उसी काल में लिखे। तो ये जो मूल जो चीज़ें थी वो उन्होंने अपने साहित्य में उन्होंने दर्शाया। गीता रहस्य और इस तरह की जो किताबें जो उन्होंने ग्रंथ लिखे वो अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ थे। तिलक का राजनीतिक चिंतन, तिलक अपने आप में जो राष्ट्रवादी थे। तिलक की यदि बात की जाए तो तिलक की जो मान्यता थी उनकी राष्ट्रवाद एवं आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा थी। जो राष्ट्रवाद एकता पर आधारित होता था वही सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद है। जब तक आपस में भेद है और हम विभाजित हैं तब तक एक मत दूसरे को सामंजस्य और एकता का अनुभव नहीं कराता है। तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे अधिक प्रमुख साधन के रूप में बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाया। उन्होंने बहिष्कार किया वस्तुओं का और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात रखी और यह प्रारूप उन्हें राष्ट्रवाद के जो आर्थिक आधार ही था, धार्मिक पुनरुत्थान आधार नहीं था। तिलक मुस्लिम विरोधी नहीं थे लेकिन साथ ही वे मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थन भी नहीं करते थे। उन्होंने यह सहन नहीं था कि अंग्रेज सरकार मुसलमानों का पक्ष ले और बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों का आघात करे तथा हिंदुओं को दबाने के लिए अवांछित तत्वों का संरक्षण दे। तो ये कहीं पे भी वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई सरकार किसी एक धर्म का पक्ष ले और दूसरे धर्म को वो उसकी अवहेलना करे। तो ऐसा उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों को समान मानना पड़ेगा। तिलक का जो लक्ष्य था वह स्वराज था। स्वराज्य, ये जो स्वराज्य की जो बात की थी, सबसे पहले जब तिलक ने जब स्वराज्य की बात की थी तो ये सब लोगों ने कहा कि ये स्वराज्य है क्या। तो उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये एक उन्होंने एक अधिकार जताया कि ये स्वराज मेरा अधिकार है।
तो उन्होंने तिलक ने समस्त राजनीतिक चिंतक को एक शब्द में व्यक्त किया और वह था स्वराज्य। और दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन में तिलक का गहरा प्रभाव था, जिसका आधारभूत सिद्धांत धर्म राज्य था, जिसका अर्थ धर्म रक्षण तथा पोषण करना था। और इस प्रकार उन्होंने एक नैतिकता की आवश्यकता थी, उन्होंने प्रत्येक भारतीय का धर्म अर्थात कर्तव्य था, इसलिए उन्होंने घोषित किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा या हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये स्वराज्य के प्रति उनकी जो धारणा थी, उन्होंने अपना जीवन पूरा स्वराज्य के लिए ही लगा दिया था। तिलक के अनुसार स्वराज्य का ईश्वरीय गुण है, एक ये ईश्वरीय गुण है, और विदेशी साम्राज्य जो राष्ट्र की आत्मा को हनन कर देता है, इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो विदेशी लोग हैं या जो विदेशी साम्राज्य जो स्थापित किया है, उनका मकसद केवल अपनी लालसाएं पूरी करना है या अपना जो आवश्यकताएं पूरी करना है, उन्हें राष्ट्र के राष्ट्रवाद से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो कोई स्वराज से मतलब नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें स्वराज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अर्थात स्वराज्य अपना राज्य जो अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों को कल्याण के लिए किया जाता है, चलाया जाता है। तो ये तिलक के स्वराज्य की बात थी। तिलक ने स्वराज्य के जो लक्ष्य था 1916 में उन्होंने पूर्व में स्वराज्य की बात रखी। तिलक का आशय था देश की पूर्ण स्वाधीनता, ऐसे स्थिति में जिसमें ब्रिटेन साम्राज्य के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता था। होम रूल आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि स्वराज्य में अभिप्राय केवल यह है कि भारत की आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंधन भारतवासियों के हाथ में हो। यही स्वराज्य है कि स्वराज्य, जैसा मैंने कहा कि राज्य को चलाने वाले व्यक्ति अपने हों और अपने लोगों के लिए काम करें, वही स्वराज्य है। तो उन्होंने कहा कि संचालन भारतवासियों के हाथ में हो। हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, उनके ये विचार, उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी राजा से कहीं कोई द्वेष नहीं है, वो राजा भले बना रहे, लेकिन हमारे यहाँ जो सत्ता है स्वराज्य, वो हमारे लोगों के हाथ में रहे। यही मेरा उनसे कहना है। स्वराज्य का आशय था कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि भारतीय रियासतों में भारतीय शासन होते हुए भी उन्होंने कहा कि भारतीय रियासत में भारतीय शासन होते हुए भी स्वराज्य नहीं है। और तिलक के लिए स्वराज्य विचार मंत्र नहीं था, केवल विचार मात्र नहीं था, उनका धर्म, उनका जीवन और उनका प्राण था। तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य का केंद्रित था। तो उनका ये जो कहने का जो तात्पर्य था कि भाई कहीं न कहीं आप जो केवल धर्म से, यदि उनका धर्म स्वराज्य धर्म उनका धर्म था, तो उनका जो प्राण था, उन्होंने तिलक ने कहा कि राजनीतिक चिंतन स्वराज के लिए पर केंद्रित है। उनका जो राजनीति जो मैं कर रहा हूँ वो पूरी स्वराज से जुड़ी हुई है। उनके अनुसार स्वराज समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार है और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। स्वराज के अभाव में न तो औद्योगिक प्रगति हो सकती है, न राष्ट्रीय शिक्षा और न ही सामाजिक सुधार हो सकता है। उन्होंने अंतिम शब्द थे, यदि स्वराज्य नहीं मिला तो भारत समृद्ध नहीं होगा। तो ये जो उनकी बात थी कि भाई किसी न किसी तरीके से स्वराज की जो बात की जाती है, स्वराज के कहते हैं कि स्वराज की जो पालना की जाती है, तो उन्होंने कहा यदि स्वराज्य नहीं मिला है तो भारत समृद्ध भी नहीं हो सकता। यदि स्वराज के लिए चाहे राष्ट्रीय शिक्षा की बात करें, सामाजिक सुधार की बात करें, औद्योगिक प्रगति की बात करें, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी होनी चाहिए। अंग्रेजी की न्यायप्रीत या उदारवादी विचारधारा में अविश्वास था। वो ये कहते थे अंग्रेज़ों की न्यायप्रीता और कोई विश्वास नहीं था, और उनकी मूल जो धारणा थी वो कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति शासित देश के हित में शासन नहीं करती थी। साम्राज्य का तो उद्देश्य ही शासित देश का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शोषण करना होता था। और उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटेन शासकों का उद्देश्य है, ब्रिटेन जो शासक है उनका उद्देश्य यही है कि केवल वो शोषण और जो अपनी जो साम्राज्यवादी नीति के तहत वो अपना साम्राज्य बढ़ाए, साम्राज्य को चलाए। तो वहाँ कहीं न्यायप्रियता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, न्यायप्रियता ने उनके लिए विश्वास रखती है। तो ये उनका मानना था कि कहीं वो लोग ब्रिटिश लोगों के उदारवादी और न्यायप्रियता उनके जो गुणगान बखान करते हैं वो बिल्कुल निरर्थक और है। स्वराज्य प्राप्ति के साधन में स्वदेशी, उन्होंने कहा सबसे पहले स्वदेशी साधनों को अपनाना पड़ेगा, दूसरा बहिष्कार करना पड़ेगा विदेशी चीज़ों का, निष्क्रिय प्रतिरोध करना पड़ेगा, और राष्ट्रीय शिक्षा को उन्होंने कहा कि महत्व देना पड़ेगा। तब हम उनके स्वराज की कल्पना कर सकते हैं। उनका राजनीतिक विचारधारा के लक्ष्य दृष्टि से जो तिलक के उदारवादी थे, भिन्न थे। वो कहते थे कि जो
अपने उद्देश्यों के कारण नहीं वरन उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली हुई है। हम अपने जो उद्देश्यों के कारण नहीं वरन हमें जो करने के जो उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली हुई है। तिलक के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख साधन थे स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये जो मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि उनका जो यदि जो मुख्य चीज़ थी उन्होंने जो माना था यदि हमें स्वराज को प्राप्त करना है तो उस स्वराज के लिए हमें ये सारी चीज़ें जो स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अपने पुरजोर अपनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वदेशी और बहिष्कार के बारे में उनके विचार थे। तिलक ने केसरी में लिखा था, केसरी जो उनका अखबार था उसमें लिखा था, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। और तिलक ने स्वयं अपने हाथ से काते हुए सूत से अपने घर में स्वदेशी कपड़े बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। तिलक स्वयं मनसा वत्सा कर्मणा स्वदेशी थे। उन्होंने 1907 में जो केसरी में लिखा था कि विदेशी वस्तुओं इस देश में नहीं आनी चाहिए, केवल वही वस्तुएं यहाँ उत्पादन की जा सकती, निर्मित होती है, खरीदी और प्रयोग में ली जानी चाहिए। जो देश में ही निर्मित हो रही है, देश में ही खरीदी जा रही है और देश में ही जो बन रही है वही सारी चीज़ें हमें उनका उपयोग करना है। हमें विदेश से बनकर हमारे यहाँ आ रही है या विदेशी जो वस्तुएं इस देश में बन रही है उनका उपयोग हमें कतई ही नहीं करना है। तो ये उनकी जो धारणा थी वो स्वदेशी के ऊपर थी। स्वदेशी और बहिष्कार को राजनीतिक उद्देश्य को स्वरूप को वो मानते थे कि छिपाने की कोई चेष्टा नहीं है। उनका मूल उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के अधिक हितों पर भारी दबाव डालकर उन्हें अपनी मांग मानने के लिए विवश कर देना। उनका ये था कि यदि हम इस तरह से प्रेशर बनाएंगे, इस तरह से दबाव बनाएंगे ब्रिटिश लोगों पर तो वो हमारी मांगें मान लेंगे। बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र था। तिलक ने जो बात बहिष्कार की है वहाँ बहिष्कार का आशय केवल विदेशी मालों का बहिष्कार नहीं था। बहिष्कार का अर्थ था ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में। उनका ब्रिटिश शासन के कोई हम नहीं मानेंगे और उन्होंने अपनाना नहीं चाहते थे, जिसके शासन में नौकरियाँ, उपाधियाँ, सार्वजनिक समारोह और अदालतों का बहिष्कार था। लागत और अन्य कर अदा न करने की बात भी सम्मिलित थी। उन्होंने कहा भी हम किस चीज़ का दें, हमारे देश के हम अपने जो देश के हित के लिए कर रहे हैं तो हम किस चीज़ का आपको टैक्स दें, किस चीज़ का कर दें। तो ये वो चीज़ें उन्होंने उपाधियाँ और सार्वजनिक जो समारोह थे उनमें उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जो सार्वजनिक नौकरियाँ थी उनका बहिष्कार कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने बहिष्कार ब्रिटिश लोगों का बहिष्कार के लिए लोगों को कहा कि आप इस तरह से बहिष्कार करेंगे तो अपने आप हमें स्वराज्य मिल जाएगा। अब निष्क्रिय प्रतिरोध की जो बात रखी थी ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के रूप में रखी थी, जो 1920 से 1921 के रूप में चलाया गया था। ये मूल रूप से जो बात की गई थी तिलक के द्वारा ही की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति थी तो मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय शिक्षा पे उनका बहुत ज़्यादा जोर था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा को बहुत स्वराज्य के लिए बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय शिक्षा का होना। तो उन्होंने शिक्षा संबंधी जो अपने विचार दिए वो लोकमान्य तिलक ने एक महान शिक्षा शास्त्री होने के नाते उन्होंने कहा कि भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेज के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से असहमत थे कि उनका कहना था कि ये शिक्षा अव्यवस्था न तो छात्रों के देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। मतलब कोई भी उपयोगी शिक्षा नहीं है। वो केवल जो शिक्षा दे रहे हैं वो उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, लेकिन वो शिक्षा हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के विचार में 4 प्रमुख बातों का पक्ष रखा। उन्होंने कहा यदि हमें जो शिक्षा लेनी है या आप शिक्षा हमें दे रहे हैं तो उन शिक्षा में ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाना कि आम व्यक्ति भी शिक्षा को ग्रहण कर सके, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रहे। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस शिक्षा को प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। ये भी बहुत ज़रूरी था। इस स्वराज के लिए हमें ऐसी शिक्षा देनी थी कि जो भारतीयों के लिए और भारतीयों के विकास के लिए या भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उस शिक्षा का होना चाहिए। आज शिक्षा मान लो हम दूसरे कोई राष्ट्र के जो लोग हमें शिक्षा दे रहे हैं तो वो उनका उद्देश्य अपनी जो बात को मनवाना था, लेकिन हमारे यहाँ जो शिक्षा थी वो अपने स्वराज्य के लिए वो देनी, वही शिक्षा सच्ची शिक्षा मानी गई गांधी तिलक के अनुसार। तीसरा उन्होंने कहा शिक्षक जो शिक्षा व्यक्ति के विकास के
व्यक्तित्व विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। तो उनका ये कहना था कि जो शिक्षा है वो व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति का जो विकास कैसे हो उसके लिए, और चरित्र का इसका निर्माण कैसे हो, ये दोनों चीज़ें उसमें मुख्य थी कि ऐसी शिक्षा मिले जिससे दोनों हमारा चरित्र भी बने और हमारा व्यक्ति का विकास भी हो, तो वो शिक्षा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगला उन्होंने कहा कि जो शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वो जनता के राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के प्रति प्रेरित होकर संगठित हो जाए। तो ऐसी शिक्षा जो उनमें स्वराज की भावना जागे, ऐसी शिक्षा जिसमें उन्हें स्वदेश की भावना जागे, ऐसी शिक्षा जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति उनके मन में भाव जागे, अपने देश के प्रति बलिदान की भावना जागे, ऐसी शिक्षा का उन्होंने कहा कि शिक्षा होनी चाहिए जो अपने देश के युवकों को अपने देश की भलाई के लिए, देश की जनता के लिए और राष्ट्रीय जागृति के लिए उसका उपयोग किया जा सके। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता थी, उन्होंने कहा। तो तिलक का कहना था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा वही है जिसमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाएं, देश का सच्चा नागरिक बनाएं और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। मतलब ऐसी शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही हमारी शिक्षा नहीं है, जिसमें उनका शिक्षा जो जीविकोपार्जन का साधन बने, दूसरा वो सच्चे नागरिक बने, और तीसरा जो पूर्वजों का जिसमें ज्ञान दिया है, जिसमें पूर्वजों के द्वारा जो हमारी संस्कृति जो हमें प्रदान की गई है, उस संस्कृति को हम सजो कर रखें, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं और उसमें जो पूर्वजों का द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसके द्वारा हम नई एक संस्कृति का निर्माण करें। तो ये उनकी जो मूल भावना थी कि हमें जो ऐसी शिक्षा मिले जो हमारे सर्वांगीण विकास में काम आ सके। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय, एक समर्थ विद्यालय नाम रखा उन्होंने, और जो स्थापित किए गाँव में, शहरों में, सभी जगह समर्थ विद्यालय उन्होंने बनाए। तिलक ने जो राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, स्वदेशी आंदोलन के लिए ऐसे विद्यालयों का निर्माण किया जिसके द्वारा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय जो चेतना जागृत करने का संदेश दिया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा जो तिलक की जो थी, भारतीय और पाश्चात्य पद्धति दोनों के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय की स्थापना की। उनका मानना था कि जब हम अपनी भाषा में, अपने जो क्षेत्रीय भाषा में जो पढ़ेंगे, हमारी जो मातृभाषा है उसमें हम जो शिक्षा लेंगे वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। फिर उन्होंने कहा कि जो औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का अंग बने। उन्होंने कहा जब स्वरोजगार की हम बात करते हैं, रोजगारमुखी जब शिक्षा की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का जो अंग, मुख्य अंग बने, इसलिए वो हमारे लिए ऐसी शिक्षा उपयोगी होगी। दूसरा उन्होंने कहा धार्मिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। धार्मिक शिक्षा से यहाँ तात्पर्य है कि धार्मिक जो हम अपने धर्म के लिए जो कर रहे हैं, जो धार्मिक शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे लिए जो बहुत उपयोगी है, नहीं तो हमारे धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, जैसे मैंने आपसे पूर्व में कहा कि यदि हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो यदि हमारी मातृभाषा में यदि हमें वो शिक्षा प्रदान की जाए तो हम बहुत ज़्यादा उस पर अच्छे से उसको पकड़ पाएंगे और अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। तो मातृभाषा का होना बहुत ज़रूरी है। एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन किया उन्होंने। एक राष्ट्रभाषा, उन्होंने कहा कि एक तो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए पूरे देश की, और एक उसकी लिपि होनी चाहिए जिससे सभी लोग आपस में जुड़े रहें, सभी आपस में बात करें और सभी अपना जो विचार मंथन है या विचारों के द्वारा, अपने अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी भाषा से उस बात को आगे बढ़ाएं। तो ये राष्ट्रभाषा जो थी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत आवश्यक था। और अंतिम जो उन्होंने कहा कि राजनीतिक शिक्षा, उन्होंने कहा जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मांग कर रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन की मांग करते हैं, तो उसे उसके लिए हमें बच्चों को, जो आने वाले विद्यार्थियों को, हमें राजनीतिक शिक्षा भी देनी होगी। राजनीतिक शिक्षा से तात्पर्य उनका ये था कि राजनीति को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे उसको एक स्वराज्य के लिए प्रेरित किया जाए, कैसे राष्ट्रवाद के लिए उसे जोड़ा जाए, कैसे राष्ट्रव्यापी कोई विकास के लिए उसे जोड़ा जाए। तो ऐसी शिक्षा, उन्होंने कहा राजनीतिक शिक्षा, जो कि हमें राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए काम करे, राष्ट्र उन्नति के लिए काम करे, ऐसी शिक्षा हमें प्रदान की जानी चाहिए। तिलक 20वीं सदी के प्रथम दशक में भारतीय नेताओं में सबसे अधिक प्रमुख थे। 20वीं सदी जब थी तो वहाँ प्रमुख नेता थे। ऐसी स्थिति में उनके विरोधियों और उनके राजनीतिक चिंतन की मनमानी व्याख्या करने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं थी। तिलक के इन विरोधियों और उनके राजनीतिक चिंतन विदेशी व्याख्याकारों ने तिलक पर आतंकवादी, हिंसात्मक आचरण समर्थक होने का भी आरोप लगाया।
तो जो ऐसे राष्ट्रवादी जो चिंतक थे, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, देश के बनाने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए, तो वो ऐसे व्यक्तियों को लोग उनकी आलोचना तो करेंगे। क्योंकि उस समय का जो शासन व्यवस्था ऐसी थी कि ऐसे लोगों को दबा दिया जाता था। तो ऐसे लोगों के विकास के लिए उन्होंने कहा कि हमें कहीं पे भी दबने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जायज़ मांगों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये उनकी मांग थी। उन्होंने कहा स्वराज हमारा हक है। कुछ विदेशी जो व्यक्ति थे जिन्होंने उनके बारे में कटाक्ष किया, उनमें वैलेंटाइन सिरोल का आरोप था कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। उनका कहने का मतलब है कि ऐसे जो लोगों को भड़काने का काम किया, ये वैलेंटाइन बोलते हैं, वैलेंटाइन सिरोल, कि उन्होंने हत्याओं को जन्म देने का काम किया। जॉन एस हॉयलैंड के अनुसार भी तिलक बल प्रयोग के सिद्धांत में विश्वास करते थे, और वो बल प्रयोग के सिद्धांत को मनवाने के लिए जो उन्होंने काम किया, वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की बात करते थे। तो ब्रेशन की दृष्टि में भी तिलक उद्देश्यों का सार था स्वराज अथवा बम। उन्होंने कहा कि ब्रेशन जो था वो कहता था कि वो केवल स्वराज की बात करते थे, यदि स्वराज नहीं है तो वो एक बम के रूप में वो काम करना चाहते थे। तो इसलिए ये जो चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि हमें इन जो चीज़ों को, जो तिलक के द्वारा जो दी गई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमें वो उग्र राष्ट्रवादी होने के नाते वो उन चीज़ों को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा वो थे कि राष्ट्र के प्रति वफादार थे कि इन चीज़ों को मनवाना ही है। उपरोक्त सभी बातों से पर्याप्त जो सत्यता से, लेकिन इनमें से किसी भी आधार पर ये कहना संभव और उचित नहीं है कि तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आतंकवादी साधनों या हिंसात्मक आचरणों को अपनाने का समर्थन किया। स्वराज्य के लिए समर्पित इस महानमा को नैतिक आधार पर क्रांतिकारी साधकों ने अपनाने से परहेज नहीं था, लेकिन वे इस देश की जनता और देश की परिस्थितियों में भली भांति परिचित एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थी। उनका मानना था कि भाई हमें देश के लिए करना है, देश की स्वराज्य प्राप्ति के लिए करना है, तो इसके लिए चाहे लोग कुछ भी आरोप लगाएं, कुछ भी करें, हम अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे। तो ये एक जो उनकी भावना थी, उन्होंने कहा कि भी हमें अपने जो भी आरोप लगाएं, लेकिन हम अपने देश के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। उनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो देश के नवनिर्माण के लिए, देश के विकास के लिए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही थी। चाहे वह धार्मिक शिक्षा की बात की है, चाहे औद्योगिक शिक्षा की बात की है, चाहे राजनीतिक शिक्षा की बात की है, राष्ट्रभाषा की उन्होंने बात की है। तो ये तिलक का जो शिक्षा के प्रति जो उनका झुकाव था, वो एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्र आंदोलन के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने जो स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में जो समर्थ विद्यालय बनाए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उनका प्रयास था कि कैसे न कैसे लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हम बिना शिक्षा के हम अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, अपनी बात को नहीं रख सकते और न ही लोग अपनी बात को समझा पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने तिलक का जो कहना था कि ये जो शिक्षा है वो जीविकोपार्जन के साथ साथ हमें अपने जो संस्कृति का भी ज्ञान कराए, ऐसी शिक्षा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने यही जो सबसे पहले उन्होंने जो ये बात कही कि ऐसे व्यक्तियों का हमें जो ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा से जिनका विकास हो सकता है, जो शिक्षा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए जो आने वाले समय में देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो। उन्होंने कहा क्षेत्र जो आज के छात्र हैं कल के युवा और आगे राष्ट्र निर्माण के लिए जो कार्य करेंगे, इसीलिए उन्होंने जो स्वराज और राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसका ज़्यादा उन्होंने उन पर जोर दिया। स्वदेशी और जो मूल रूप से जो उन्होंने का जो विरोध था, उन्होंने जो बहिष्कार और स्वदेशी की बात की थी, वो भी मैं इसको बताते हुए आपको बताना चाहूँगा कि स्वदेशी में भी उनका यही था कि देश के युवाओं को रोज़गार मिले, देश के लोगों को रोज़गार मिले, देश के कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को रोज़गार मिले, ताकि वो काम वो पैसा देश का देश में रह जाए। और यदि विदेशियों को हम सपोर्ट करेंगे, विदेशियों का हम सहयोग करेंगे, तो वो पैसा विदेश में चला जाएगा और हमारा देश गरीब बनता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने कहा कि हमें अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, विदेशी का बहिष्कार करना है, और अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी नीतियाँ या जो भी कानून या जो भी चीज़ें वो हम पे बना रहे हैं, दे रहे हैं हमें, तो उनका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। तो ये उनका जो मूल रूप से उनकी जो धारणा थी वो स्वदेशी और उसके प्रति बहिष्कार के प्रति थी। और एक जो उनका जो अंतिम जो था कि भाई आप किसी भी दृष्टि पे आप अंग्रेज़ों पे विश्वास नहीं कर सकते, अंग्रेज़ों पे वो न्यायप्रिय नहीं है, न ही वो विश्वास लायक हैं। तो गांधी का मानना था कि जो गांधी के चिंतन की तरह ही वो तिलक का भी मानना था
कि ये हमारे लिए कभी भी उपयोगी साबित नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें स्वराज मिलना ही चाहिए, स्वराज हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा इसीलिए उन्होंने दिया कि भाई भारत को समृद्ध बनाना है, यदि स्वराज्य नहीं मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जो तिलक का जो राष्ट्रवाद के लिए, तिलक का भारतीय राजनीति में, तिलक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण जो राष्ट्रवाद की पूर्ण स्वतंत्रता की जो बात की वो तिलक ने की, तो आज हम उनके विचारों से लाभान्वित हुए। हम उनके विचारों को हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे राष्ट्रवादी चिंतकों के कारण ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आप सभी का धन्यवाद। और यहाँ तिलक के जो राजनीतिक विचार समाप्त।